मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी स्नातकोत्तर हिंदी विभाग एसएम महाविद्यालय भागलपुर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं स्नातकोत्तर हिंदी द्वितीय संभाग के विद्यार्थियों को आंचलिक उपन्यास विकास और परंपरा या उपन्यास के विशेष संदर्भ में आंचलिक उपन्यास के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालेंगे। ग्रामों तथा सुदूर अंचल में बसी जनजातियों से निकट संपर्क स्थापित करने की भावना तथा नागरिक जीवन की ऊब और व्यस्तता से बचकर प्रकृति प्रेम ने साहित्य में इस प्रकार की परंपरा को जन्म दिया है जिसे आंचलिक शब्द के अंतर्गत रूपायित किया जा सकता है। इस दृष्टि से अंग्रेजों का रोमांटिक आंदोलन और आंचलिक साहित्य का एक ही आधार है, लेकिन रोमांटिक साहित्य व्यक्ति की महत्ता पर केंद्रित है, जबकि आंचलिकता की प्रवृत्ति लोक जीवन और उसकी संस्कृति को आधार बनाकर एक नई सामाजिक चेतना को जन्म देती है। हिंदी में प्रेमचंद पहले उपन्यासकार हैं जिन्होंने गांव की जिंदगी को, वहां के मनुष्य और समाज को उसके भौगोलिक वातावरण में प्रस्तुत किया। प्रेमचंद के उपन्यासों में प्रकृति और वातावरण की छाप सब जगह देखी जा सकती है, लेकिन प्रेमचंद मुख्यतः स्वाधीनता आंदोलन के बीच भारतीय समाज के चित्रकार हैं। उनके उपन्यासों में लोक जीवन के विविध दृश्य देखे जा सकते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य गुलामी के विरुद्ध स्वाधीनता के संघर्ष को गति देना था। इस दृष्टि से ही उन्होंने अपने उपन्यासों में ग्रामीण कथाओं तथा उनके सामाजिक जीवन को गुंफित किया। प्रेमचंद के अतिरिक्त वृंदावन लाल वर्मा में भी आंचलिकता का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि उनके उपन्यास ऐतिहासिक हैं, फिर भी बुंदेलखंड की प्रकृति एवं परिवेश सशक्त रूप में गढ़ कुमार आदि उपन्यासों में अंकित हुआ। इस प्रकार आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत के पहले उसकी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ने लगी थी। आंचलिकता के पोषक तत्व हिंदी उपन्यासों में विद्यमान थे। धीरे धीरे उन तत्वों का समन्वय ही आंचलिक उपन्यास के रूप में हुआ, परंतु जिस एक उपन्यास को आधार बनाकर इसका नामकरण हुआ वह मैला आंचल है। जिन अर्थों में मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है, उन अर्थों में इनसे पहले कोई नहीं आया था। उसके पूर्ववर्ती उपन्यासों में लक्षण तो हैं तथा रूपरेखा भी बनने लगी थी, परंतु वे आंचलिक उपन्यास नहीं थे। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैला आंचल का प्रकाशन 1954 में हुआ। उसके पहले इस शैली में नागार्जुन का बलचनमा, रुद्र का बहती गंगा आदि कुछ उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। ऐसे उपन्यासों को, जिन्हें बाद में आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत रखा गया, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासों के वर्ग में विश्लेषित किया गया है। इसलिए यह कहना असंगत न होगा कि हिंदी उपन्यासों में आंचलिकता की जो प्रवृत्ति मैला आंचल के रूप में प्रकट हुई, वह प्रेमचंद द्वारा सामाजिक यथार्थ का ही एक प्रस्फुरन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस प्रवृत्ति के विकसित होने के कई कारण रहे हैं। राष्ट्रीय जीवन में अनेक विसंगतियां उभर कर सामने आए। देशव्यापी आर्थिक संकट, महंगाई, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी के नए रूप और उनका प्रसार, औद्योगिक विकास, सुदूर गांवों में योजनाओं के क्रियान्वित होने से एक नई सामाजिकता दिखाई पड़ने लगी। स्थितियों के दबाव ने साहित्यकार को यथार्थवाद के नए नए रूपों की ओर जाने के लिए बाध्य किया। आंचलिक उपन्यास उसी का प्रतिफलन है। मैला आंचल के बाद हिंदी में आंचलिक उपन्यासों को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है। विद्वानों ने अलग अलग उपन्यासों को लेकर आंचलिक उपन्यासकार को परिभाषित करने का प्रयत्न भी किया। नागार्जुन के उपन्यासों में बिहार के विभिन्न अंचलों का चित्रण है। रतिनाथ की चाची आदि नागार्जुन के उपन्यासों में आंचलिक परिवेश का चित्रण उसकी संस्कृति के संदर्भ में न होकर सामाजिक समस्याओं और विशिष्ट दृष्टि रखकर किया गया है। नागार्जुन के अतिरिक्त इस परंपरा में अन्य उपन्यासों में रांगे राघव के काका कब तक पुकारूं, उदय शंकर भट्ट के लोक परलोक, सागर लहरे और मनुष्य, देवेंद्र नाथ सत्यार्थी के ब्रह्मपुत्र, रथ के पहिए, शैलेश मटियानी के चिट्ठी रसैन हौलदार और चौथी मुट्ठी,
रामदरस मिश्र का पानी के प्राचीर तथा शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग बैतरनी, ये सभी उपन्यास किसी न किसी अंचल के विशिष्ट जनजीवन या आदिम जातियों से संबंधित हैं। ग्रामीण अंचल या जनजातियों से संबंध रखने वाले आंचलिक उपन्यासों के अतिरिक्त कुछ ऐसे उपन्यास लिखे गए जो किसी नगर के किसी विशेष हिस्से पर कस्बे के एक खास मोहल्ले यहीं से संबंधित है। इस प्रकार के उपन्यासों में जो विशेष चर्चित हुए हैं वे हैं बूंद और समुद्र अमृतलाल नागरकृत, राही मासूम रजाकृत आधा गांव, श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी आदि। निष्कर्ष, इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि आंचलिक उपन्यासों का विकास कारगर तरीके से मैला अंचल से शुरू होकर परती परिकथा पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि वास्तविकता में आंचलिकता का पुट अपनी संपूर्णता के साथ समस्त आंतरिक वैशिष्ट्य एवं उद्देश्य को समाहित किए सिर्फ और सिर्फ रेणु के इन्हीं दो उपन्यासों तक सिमटकर रह गई है। स्वयं रेणु जी के अन्य उपन्यास भी आंचलिक उपन्यास के समस्त विशेषताओं को रेखांकित करने में सफल नहीं हो पाता। अतः यह कहा जा सकता है कि एक स्वस्थ आंचलिक परंपरा का प्रारंभ और उसका विकास कहीं स्थापित हो पाता है तो रेणु जी के इन्हीं दो चर्चित उपन्यासों में, जिसमें परती परिकथा अपने पूर्व के उपन्यासों मैला आंचल के समस्त गुणों को समेटे हुए एक अलग पहचान के साथ युगांतकारी परिवर्तन का श्री गणेश भी करता है। धन्यवाद।